लेसन हम शुरू कर देते हैं आपका, और कुछ सेकंड में आपकी मीटिंग को मैं लॉक कर दूंगा। तो अपने दोस्तों को याद दिलाइएगा कि वो लोग टाइम से आ जाएं क्लास में। तो मैं बात कर रहा था आपसे कंप्यूटर जेनरेशन। अब जेनरेशन का मतलब क्या होता है? अगर नॉर्मल जनरेशन की बात करें तो हमने अपने पेरेंट्स से सुना है कि आजकल की जनरेशन, पुरानी जनरेशन। तो आप जेनरेशन से क्या समझते हैं? आगे की पीढ़ी, ओल्ड एंड न्यू। दैट्स राइट, गुड जॉब। सो जेनरेशन का मतलब ये होता है कि पुरानी पीढ़ी, नई पीढ़ी, ओल्ड एंड न्यू। अब इसका पता तो चल जाता है उनके एज से, रिलेशनशिप से। अब कंप्यूटर में ग्रैंडफादर, फादर, चाइल्ड, ये तो पता नहीं चल पाएगा। तो कंप्यूटर जेनरेशन को हम समझते हैं कि जब एक टेक्नोलॉजी दूसरी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर देती है, बदल देती है, पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम या बंद हो जाता है, तो वो एक नई जनरेशन कहलाती है जिसने उसको रिप्लेस कर दिया। जैसे पहले बिजली के बल्ब आते थे, फिर CFL आ गया, फिर LED आ गई। पहले CRT टीवी चलते थे, फिर LCD हुआ, और अब आजकल LED हो गया, लाइट एमिटेड डायोड। ठीक है, तो ऐसे ही कंप्यूटर में जब एक टेक्नोलॉजी दूसरी को रिप्लेस करती है तो उसको हम एक नई कंप्यूटर जेनरेशन कहते हैं। टोटल हमारे पास 5 जनरेशन है। कुछ किताबों में आपको 6 भी मिल जाएगी, लेकिन अभी तक हम 5 कर रहे हैं तो 5 को कवर करेंगे। फर्स्ट जनरेशन, जब सबसे पहले आपके इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनने शुरू हुए तो वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती थी वो वैक्यूम ट्यूब लगाए जाते थे। आपका जो मदरबोर्ड होता था, उस मदरबोर्ड पर ये बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब लगाते थे, और इसकी वजह से उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। द कंप्यूटर वॉज ह्यूज। उसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था। आप ये समझ लीजिए ना, हजारों की संख्या में 0 वॉट के बल्ब के साइज के वैक्यूम ट्यूब लगा दिए गए, तो ऑटोमेटिक उसका साइज बड़ा हो जाएगा, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। उसके साथ ही वो क्या करेगा कि अनरिलायबल हो गया, आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते। विश्वास क्यों नहीं? एक वैक्यूम ट्यूब खराब हो गया तो फिर पूरा मदरबोर्ड काम करना बंद कर देता है। ऐसी सिचुएशन में आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि जो सामान खराब हुआ उसको ठीक करना आसान है, लेकिन जो सामान खराब हुआ उसका पता लगाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अब हजारों वैक्यूम ट्यूब आपने कंप्यूटर में लगा दिए और उनमें 1 या 2 खराब हो गए, पता कैसे चलेगा? फिर तो ये चाइनीज लड़ियों की तरह हो गया। आपने अपने कंप्यूटर का वैक्यूम ट्यूब निकाला और उसको सही वाले को सबसे चेक करते गए, जहां पर वो काम करना शुरू कर गया तो आपको पता चला कि यही वैक्यूम ट्यूब खराब हो गया है। इसीलिए चलिए फिर दूसरी टेक्नोलॉजी आई। दूसरी टेक्नोलॉजी का नाम था सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स। ये काला टेकचून का पत्थर होता था जो कि मदरबोर्ड पर, सर्किट पर लगा दिया जाता था, और उस सर्किट में हजारों की संख्या में ये ट्रांजिस्टर्स लगा दिए गए। अब जो ट्रांजिस्टर्स थे उन्होंने कंप्यूटर की साइज को कम कर दिया, पहले से आकार में छोटा हो गया, और स्पीड पहले से ज़्यादा हो गई, और रिलायबल भी हो गया। जिन लोगों ने इसे बनाया, 3 साइंटिस्ट थे, उन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है उनके आविष्कार के लिए। और इन्होंने बाद में जाकर के अपनी एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम उन्होंने दे दिया IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और उसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू किया, IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। जब कभी आपका टीवी खराब हुआ होगा पुराना, तो सबसे पहले मैकेनिक आपको कहता है कि इसकी तो IC ही उड़ गई है, IC फूक गई है। ये इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब कि जो टेक्निक है उसको हम कहते हैं
LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बड़े पैमाने पर चीज़ों को छोटा करना। अब एक छोटा सा सिलिकॉन की परत चढ़ा हुआ पत्थर सा होता है और इसको मदरबोर्ड पर सोल्ड कर दिया गया होता है आयरन की मदद से, बिल्कुल बटन जैसा आप समझ लीजिए। अब इससे क्या हुआ कि हमारे जो मदरबोर्ड है उनका साइज पहले से छोटा हो गया और जो उसकी स्पीड थी वो पहले से ज़्यादा फास्ट हो गई। अब वो पहले से ज़्यादा रिलायबल भी हो चुके थे, बेहतर हो गया। लेकिन अभी तक जो कंप्यूटर चल रहे थे उनके और जो कंप्यूटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। हम जो जनरेशन इस्तेमाल करते हैं वो है 4th जनरेशन कंप्यूटर। 4th जनरेशन कंप्यूटर में हम इस्तेमाल करते हैं VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बहुत बड़े पैमाने पर चीज़ों को छोटा करना। यानी कि आप इसमें इस्तेमाल करते हैं करेगा तुम्हारा पीयूष भाई को बताने जरा, ऊपर होगा तुम्हारी छत पे। माइक्रो प्रोसेसर। आपने इसका नाम सुना है इसको? सर एक बार एक्सक्यूज मी सर, सर VLSI की फुल फॉर्म एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। जी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, राइट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये LSI VLSI इंटीग्रेशन इंटीग्रेटेड वाला है, सो INTE ये आप ले सकते हैं। सो इसमें हम माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं, तो हम और आप 4थी जनरेशन का कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोसेसर आमतौर पर तो ये कहा जाता है कि कंप्यूटर का सबसे महंगा पार्ट है, लेकिन आजकल मदरबोर्ड भी इससे ऊपर जा रहा है मार्केट रेट के अकॉर्डिंग। तो ये आपके कंप्यूटर की जो स्पीड है वो आपके प्रोसेसर और रैम पर डिपेंड करती है। तो हम 4थी जनरेशन का कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक 5वीं जनरेशन भी है जो हमारे दरवाजे पर बिल्कुल खड़ी है, जो कि है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यानी कि जिसमें हम माइक्रो प्रोसेसर का तो इस्तेमाल करते ही हैं, प्लस हम AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का मतलब ऐसे कंप्यूटर जिनके पास अपना दिमाग होगा, आर्टिफिशियल दिमाग होगा, यानी कि रोबोटिक्स। हम लोग रोबोटिक्स पर काम कर रहे हैं। आपने सुना भी होगा आजकल के रोबोट्स कोविड में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, पेशेंट्स को मेडिसिन दे देते हैं, उनके हेल्थ चेकअप कर देते हैं। कई रेस्टोरेंट में फॉरेन कंट्री में खाना डिनर सर्व करते हैं। डॉग्स भी आ गए हैं, तो इनका प्रचलन बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी वैज्ञानिकों ने इसे आम आदमी के लिए नहीं बनाया है। क्यों? क्योंकि अगर मशीन के पास अपना दिमाग होगा तो ये कल के इंसानों के लिए खतरा भी हो सकते हैं। ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गए चिट्ठी की तरह, तो प्रॉब्लम होगी। तो इंसान सोच रहे हैं जैसे एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर राक्षस दानव की जान एक तोते में होती है, कहानी में सुना होगा दादी माँ की, और राजकुमार जाकर के उस तोते की गर्दन मरोड़ देता है तो राक्षस वहीं मर जाता है। ऐसे ही रोबोट एनी हाउ हमारे कंट्रोल में रहे। रोबोट हो गए, स्मार्ट और वेरिएबल हो गए। आजकल आपके कपड़ों में भी, आपकी बॉडी में भी, आपके सनग्लासेस के अंदर भी कंप्यूटर्स आ चुके हैं। तो इन पर थोड़ा टेक्नोलॉजी के तरीके से काम चल रहा है। बहुत जल्दी आपको ऐसा ही मिलेगा रोबोट, जिसको आप घर में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। तो टोटल 5 जनरेशन है। आपने
जैसा मनोज सर भी पिछली बार ऐड कर रहे थे कि जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम या फिर यूपीएससी के एग्ज़ाम या कंप्यूटर रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी में, या डॉयक का नाम आपने सुना होगा, डॉयक लोधी रोड पर इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन पे है, ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल कराते हैं। वहाँ तक में हाई लेवल कंप्यूटर्स में बीसीए, बीटेक, जहाँ भी कंप्यूटर है उनमें आपसे ये सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। और हम आपको इसलिए पढ़ा देते हैं कि जिस दिन आपको इंटरव्यू से बाहर किया जाए तो कम से कम आप हमें बद्दुआ ना दो कि सर आप तो टीचर थे, आपने हमें क्यों नहीं पढ़ाया। इसलिए हमने आपको पढ़ाया है, याद रखना आपकी जिम्मेदारी है। कल को आप ये नहीं कहोगे अच्छा हमारे टीचर ने तो हमें ये भी नहीं पढ़ाया। तो हम वो अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रहे हैं, और ज़्यादा पढ़ने के लिए आप और भी ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं साथ साथ। अच्छा, अब यहाँ पर एक और असाइनमेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। लास्ट वाला रह गया, मैं दोबारा दिखा दूंगा। नेक्स्ट असाइनमेंट, fill in the blanks। चलिए, तो असाइनमेंट हुए हमारे, वेरी गुड। फुल फॉर्म्स लिखनी है आपको। पीसी, पीसी स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर। जी हाँ, एक आम आदमी के लिए बनाया गया कंप्यूटर। वीएलएसआई हमने अभी डिस्कस कर लिया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सीयूआई, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। चलिए आप करिएगा, फिर अगली क्लास में मैं आपसे पूछ भी लूँगा। अब आ जाते हैं अपना अगला टॉपिक जो है वो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब ऐसा नहीं है कि जिस यंत्र से आप बात करते हैं वो यंत्र सिर्फ आपका एक स्मार्टफोन हो सकता है वो कीपैड वाला मोबाइल फ़ोन हो सकता है वो एक वायर्ड लैंडलाइन फ़ोन हो, या फिर एक WLL हो, ठीक है, वायरलेस लैंडलाइन भी हो सकता है जिससे आप बात कर सकते हैं। वैसे ही कंप्यूटर जो आप देखते हैं, ये कंप्यूटर सिर्फ ऐसा नहीं है, इसमें हमारे पास 4 अलग अलग टाइप के कंप्यूटर हैं। पहला जो कंप्यूटर है, यानी कि आखिरी कह सकते हैं, वो माइक्रो कंप्यूटर है। मैं और आप जो कंप्यूटर पढ़ेंगे, सीखेंगे, काम करेंगे, वो माइक्रो कंप्यूटर है। लेकिन हमारे पास मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर भी है। चलिए मैं सबसे पहले आपको मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर कराता हूँ, फिर माइक्रो कंप्यूटर कराऊंगा। अब मिनी कंप्यूटर आज के टाइम में आउटडेटेड है, इनका इस्तेमाल ना के बराबर होता है, ख़त्म है। ये कुछ ऐसा ही है कि मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया और मैंने आपको पढ़ा दिया। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, ऑटो कैड वगैरह के लिए आपको एक हाई स्पीड कंप्यूटर चाहिए होते थे, जिनमें डबल स्टोरेज होती हो, डबल स्पीड पे काम होता हो, तो वो है। लेकिन आजकल के माइक्रो कंप्यूटर ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, इससे मिनी कंप्यूटर आउटडेटेड है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर आपके सॉरी टू डिस्टर्ब बेटा, जो लोग अटेंडेंस भर रहे हैं ना, नेक्स्ट मैसेज सिर्फ उन्हीं के पास जाएगा क्लास के लिए, तो प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। जो फॉर्म भेजा है आपने, फॉर्म फिलअप करना है, उसको सिर्फ नाम और फोन नंबर भरना है आपने जी, ठीक है, थोड़ा जल्दी टाइम से। हाँ, थैंक यू। हम ना कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कभी कोई एक्स्ट्रा क्लास की इन्फॉर्मेशन वो हम नहीं दे पा रहे हैं, तो जो स्टूडेंट अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं हम उन्हीं को क्लास की जानकारी दे पाएंगे। अच्छा, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि अब मान लेते हैं कि आपका जो बैंक है, जैसे मेरा घर यहाँ यमुना विहार में है, ठीक है, तो मेरे घर के पास में मेरा बैंक है और उस बैंक में 10,000 रुपये है, ठीक है। मैं फटाफट यमुना विहार
बी ब्लॉक गया और मैंने एक एटीएम से 5,000 रुपये विड्रॉ कर लिए और एक हाई स्पीड बाइक लेकर के 2 मिनट में अगले एटीएम पे पहुंच गया और वहां से मैंने 7,000 रुपये निकालने की कोशिश की, तो क्या मैं 7,000 रुपये निकाल पाऊंगा? नो सर, नॉट पॉसिबल। अभी तो मेरा बैंक एटीएम तो बिल्कुल पास में है मेरे घर के, बैंक वालों को तो पता भी नहीं चला होगा ना। बैंक को कैसे पता? सर हमारा डाटा तो उनके पास होता है ना, तो उन्हें ये तो पता होता है, मतलब हमारे अकाउंट में जितना है हम उतना यूज कर सकते हैं। तो मतलब आप ये सर कंप्यूटर रिकॉर्ड रखता है, वो विड्रॉ दे गेट इंफॉर्मेशन। राइट। तो क्या होता है कि आप बैंक के अंदर गए, आपने कैश काउंटर पे कैश जमा किया और तभी क्या होता है कि पासबुक के लिए एक अलग काउंटर पे जाइए, पासबुक प्रिंट हो जाती है, ये इंफॉर्मेशन पहुंच गई दूसरे कंप्यूटर तक, मैनेजर एक दूसरे कमरे में बैठे हैं, इंफॉर्मेशन उन तक भी पहुंच गई। मतलब ये सारे कंप्यूटर जो हैं वो वायर्ड या वायरलेस जुड़े होते हैं दूसरे कंप्यूटरों से, बाकी कंप्यूटर तो डब्बा है। आप कह सकते हैं ये जो कंप्यूटर है ना, इसको सर्वर कह सकते हैं आप। तो जब आप जाते हैं वो कहता है सर्वर डाउन है, सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया, आपने लैपटॉप पर, मैंने कंप्यूटर पे, मनोज सर ने मोबाइल पे, किसी ने टैब में, किसी ने नोटबुक पे ले लिया। अब होता क्या है, वो सारा इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर में स्टोर होता है और यही इसका दिमाग है, ये सारे लोग यहाँ से डेटा एक्सेस कर रहे हैं। अगर इनमें कोई भी कंप्यूटर बंद हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर सर्वर बंद हो गया तो सारा चौपट हो गया। मतलब अगर पापा जॉब पर 1 महीने नहीं जाएंगे तो ना तो सैलरी आएगी, ना फीस भरी जाएगी, कुछ भी काम नहीं होगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए जो सर्वर होता है, आप बैंक में देखना मैनेजर के रूम के आसपास ही एक कमरा होगा सर्वर रूम, और वो हाई सिक्योरिटी लॉक्ड होता है, सारा डेटा वहीं से एक्सेस करते हैं बाकी सारे कंप्यूटर। इसीलिए तो आप एक ट्रेन की टिकट कटवा लीजिए आनंद विहार रेलवे स्टेशन से, सेम ट्रेन की सेम बर्थ सेम डेट पर किसी और को पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि डेटा वो सर्वर के थ्रू एक्सचेंज करते हैं। तो इसीलिए सर्वर वाला कंप्यूटर यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर ज़्यादा पावरफुल होता है। देखो चलाते तो मैं और आप यही हैं कंप्यूटर, लेकिन हार्डवेयर वाले मेंटेन करते रहते हैं अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसको वो मेंटेन करते रहते हैं, हम और आप इसी को ऑपरेट करते हैं। अब आता है सुपर फास्ट कंप्यूटर यानी कि सुपर कंप्यूटर। दुनिया के सबसे फास्ट कंप्यूटर्स में से आता है सुपर कंप्यूटर, और इसकी खासियत का पता ऐसे चलेगा कि पूरी दुनिया के सभी देशों के पास अपना सुपर कंप्यूटर है भी नहीं। अकॉर्डिंग टू गूगल, हमारे नटखट पड़ोसी देश के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर है। हमारे पास परम है, परम 10,000 है हमारे सुपर कंप्यूटर्स हैं। तो सुपर कंप्यूटर रियल टाइम में आपको आंसर देते हैं, ठीक है, रियल टाइम में रिस्पॉन्ड करते हैं। इनकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर हमारा माइक्रो कंप्यूटर MIPS पे काम कर रहा है तो ये आप कह सकते हैं कि ट्रिलियंस TIPS पे काम करेगा। ये मिलियन ले रहा है, ये बिलियन ले रहा है, तो ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन एक बार में ले लेगा, ठीक है। इसीलिए बहुत तेज़ी से कैलकुलेट करके आपको बताता है कि अगले 24 घंटे में तूफान आने वाला है, बारिश होने की संभावना है। ये कैलकुलेशन तेज़ी से आती है, इसीलिए एयरलाइंस वगैरह में भी आपको यूज़ करना होता है सुपर कंप्यूटर। आप और मैं ऑपरेट करेंगे माइक्रो कंप्यूटर ही, लेकिन इनके पीछे जो काम करता है वो ये कंप्यूटर काम करते हैं। इसीलिए जब हवाई जहाज उड़ रहा होता है तो ये तो नहीं पता चलेगा ना आगे बादलों के बीच में कहीं पर गोल चक्कर है, वहाँ से टर्न लोगे तो इंडिया आ जाएगा, और स्ट्रेट जाओगे तो अमेरिका आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, ये तो नहीं है। तो वो रियल टाइम पर काम कर रहा होता है। जैसे ही पायलट को लगता है कि हाँ मेरा
एरोप्लेन ऊपर नीचे हुआ, सुपर कंप्यूटर कंट्रोल बैलेंसिंग बताता है कि हाँ आपको क्या करना है, कितनी हाइट और ग्रेविटी के अकॉर्डिंग काम करना है। चलिए, तो हमारा टॉपिक आएगा आम आदमी का कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, जिस पर हम काम करेंगे। माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें एक मॉनिटर टीवी की शक्ल में, एक सीपीयू, एक कीबोर्ड, माउस, ये 4 चीज़ें मैंडेटरी होती है। जब आप किसी को पढ़ाएं तो आप उन्हें बताइएगा कि माइक्रो कंप्यूटर ही हम पढ़ने वाले हैं। देखो, ये सारे कंप्यूटर हम देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर हम ऐसी जॉब करते हैं तो शायद यहाँ मिल जाए। कम से कम आपने नाम तो सुना हुआ है ना, आप अननोन नहीं हैं, तो इसीलिए उनको आप बताते हुए चलिएगा। अब माइक्रो कंप्यूटर सबसे स्मॉल कैटेगरी का कंप्यूटर होता है जिसके अपने टाइप होते हैं, एक डेस्कटॉप पीसी, एक कंप्यूटर जो कि मॉनिटर स्टैंड के साथ में आता है, जिसको आप टेबल के टॉप पर रख सकते हैं, इसीलिए हम इसको डेस्कटॉप पीसी कहते हैं। एक मॉनिटर, एक सीपीयू और कीबोर्ड माउस आ जाता है। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास आता है लैपटॉप। आपने देखा है, फोल्डेबल है, मोबिलिटी के साथ। आपने टैबलेट्स भी देखे हैं, टैब, और आपने नोटबुक्स भी देखे हैं। लैपटॉप से थोड़े हल्के पतले, आपके वजन में हल्के, आप इसको अपने बैग में किताबों के बीच में रख सकते हैं और काम कर सकते हैं। लैपटॉप, नोटबुक्स में बैटरी बैकअप होता है 1.5 किलो से लेकर के लगभग 2.5 किलो तक का वजन होता है। 1.5-2 घंटे का पावर बैकअप होता है, इनबिल्ट होता है, सब कुछ इसी के अंदर। हम डेस्कटॉप पीसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम डेस्कटॉप पीसी पर चलते हैं। एक कंप्यूटर के अंदर 2 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जिनको आप पढ़ लेंगे तो आपकी थ्योरी खत्म हो जाएगी और फिर हम प्रैक्टिकल सेशंस की तरफ बढ़ेंगे। तो एक कंप्यूटर जो है हमारा, उसके 2 मेन पार्ट हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हम पहले हार्डवेयर कवर करेंगे, जिसमें हम इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सारी इनपुट डिवाइस या मैंने कुछ लिखी है, और भी प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस में तीनों डिवाइस, और सॉफ्टवेयर का चार्ट अलग है, वो हम पढ़ेंगे। तो अब हमारा टॉपिक रहेगा आज का, दैट इज हार्डवेयर। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है? आप में से कोई? फिजिकल पार्ट। वेरी गुड, बिल्कुल सही। कंप्यूटर के वो पार्ट्स जो आप छू सकते हैं, एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रख सकते हैं, जिनको रिप्लेस किया जा सकता है, सो वो फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर्स आर नोन एज हार्डवेयर डिवाइसेस। टच कर सकते हैं, उठा सकते हैं, फेंक सकते हैं, बदल सकते हैं, ये हमारा हार्डवेयर हो गया, छू सकते हैं आप उसको। हमारे जो हार्डवेयर डिवाइस हैं, उनमें आज इनपुट डिवाइस के बारे में हम बात करेंगे। ऐसी डिवाइस जिससे कंप्यूटर को हम कमांड देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं काम कराने के लिए, वो डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस होती है, जिनके थ्रू कमांड, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, वो एक इनपुट डिवाइस है। हमारा पहला इनपुट डिवाइस कीबोर्ड। आप सभी ने देखा होगा, एक कीबोर्ड में बहुत सारे बटन्स होते हैं। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 से लेकर के 106 बटन होते हैं। आजकल मल्टीमीडिया कीबोर्ड, गेमिंग कीबोर्ड आ गए हैं, तो उनमें क्या है, ऊपर एक्स्ट्रा फंक्शंस होते हैं, वॉल्यूम कम करना, ज़्यादा करना, स्क्रीन मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, पावर ऑफ, ये सब। तो इसमें 110 से ज़्यादा कीज़ होती हैं। तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 से लेके 106 कीज़ होती हैं। ये कीबोर्ड 2 टाइप के होते हैं, जिनको हम कहते हैं, एक वायर्ड कीबोर्ड और वायरलेस। वायर्ड कीबोर्ड में भी
आपके पास होता है एक PS2 और एक होता है आपका USB। PS2 यानी कि इस तरीके से पर्सनल सिस्टम 2, ये हमारी PS2 वायर है, केबल। पहले जो कीबोर्ड आया करते थे जो IBM ने बनाए वो सारे के सारे PS2 हैं, और अब जो आते हैं वो आते हैं आपके USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये जो आपकी केबल है जो कि आपके एडॉप्टर में लगी होती है चार्जिंग के लिए, ये USB है, जैसे पेन ड्राइव हो गया, बिल्कुल। सो PS2 और USB में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। आजकल तो देखो क्या होता है कि PS2 वाला जैक यानी कि पोर्ट होता ही नहीं है कंप्यूटर में, सीधे USB आता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। सो PS2 और USB में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। जो हमारा PS2 होता है इसको आप डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं तो कई बार ये डिवाइस काम ही नहीं करती है। जैसे आपने अपने मोबाइल फ़ोन में मेमोरी कार्ड लगाया तो कई बार वो मेमोरी कार्ड एक्सेस नहीं करता है, एक्टिव नहीं होता, तो आप इसको ऑफ करते हैं और फिर रीस्टार्ट करते हैं तो जाके वो डिटेक्ट कर लेता है। और कई में आजकल क्या होता है कि जैसे ही आप लगाइए अपना मेमोरी कार्ड वो डिटेक्ट कर लेगा। ऐसे ही USB में हुआ करता था कि PS2 वाले तो कई बार दिखाते ही नहीं थे कि वो कनेक्टेड है, तो पावर अप सिस्टम को बंद कीजिए, रीस्टार्ट करिए नए में, ठीक है। अब USB डायरेक्टली लगाइए निकालिए, जैसे पेन ड्राइव है, प्लग इन प्लग आउट लगाते जाइए, इजेक्ट कीजिए, इंसर्ट कीजिए, चलता रहेगा। तो ये पहले से ज़्यादा फास्ट काम करते हैं और डिपेंड करता है आपका USB पोर्ट कितने पॉइंट का है। आजकल तो 3.0 3.2 के USB पेन ड्राइव्स आने लग गई है, पोर्ट भी आने लग गए हैं, उनका इस्तेमाल होता है। कीबोर्ड में बहुत सारे बटन्स हैं जो कि अलग अलग तरीके के अलग अलग काम करते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। अब हमारा नेक्स्ट है माउस। जैसे बिल्ली अपने शिकार को पंजे में पकड़ती है, वैसे ही हमारा माउस है। इस माउस में 3 बटन हैं, नॉर्मल यानी कि लेफ्ट, ये हमारा राइट, और इसके साथ में मिडिल या स्क्रॉल बटन आप कह सकते हैं, ठीक है। आजकल गेमिंग वाले भी आते हैं तो उनमें एक एक्स्ट्रा बटन होता है, 4 हो जाते हैं। हम ज़्यादातर काम राइट हैंड से करते हैं तो नॉर्मल बटन का इस्तेमाल करेंगे आप क्लिक करने के लिए। इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। ये स्क्रीन पर हमारी लोकेशन बताता है, ये चीज़ों को सिलेक्ट करने के काम में आता है, ये चीज़ों को ड्रैग एंड ड्रॉप पिक करता है, ठीक है, कमांड एक्सेप्ट कराता है। इस तरीके से पॉइंटिंग डिवाइस काम करती है। और इसमें भी PS2 और USB, इनमें 6 पिन बनी होती है, नीचे 1 2 3 4 5 6 और काम करती है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। वैसे अभी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस बहुत सारी हैं जिनका इस्तेमाल हम करेंगे। अभी मेरे पास 4 मिनट का समय है, एक टॉपिक आपका और करा देता हूँ छोटा सा। Don't we have to rejoin after the one session? No. It is about only 40 minutes. Yes, it is about only 40 minutes. जी, अभी भी 7-8 बच्चे ऐसे जिन्होंने अटेंडेंस नहीं भरा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट टाइम से उनके पास क्लास का मैसेज आना बंद हो जाएगा। या आप मैसेज नहीं रिसीव करना चाहते हैं तो अटेंडेंस मार्क मत कीजिए। देखिए, अगर आपने लिंक खोल रखा है गूगल ड्राइव पे, सिर्फ आपको नेम और मोबाइल नंबर टाइप करना है। इट विल टेक ओनली 10 सेकेंड्स टाइम, प्लीज़ कर लीजिए। अच्छा, तो अब देखिए क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ, बहुत छोटा सा। हमारा पहला टॉपिक ये, आपने MS वर्ड पढ़ा ही नहीं है और मैं आपको बिना पढ़ाए
MS वर्ड पढ़ा रहा हूँ। MS वर्ड जो लोग खोलना जानते हैं MS वर्ड पर जाइए और एक छोटा सा काम कीजिएगा कि उस पर पहला टॉपिक ले लीजिएगा MS वर्ड पर, ट्रिपल डैश, 3 बार डैश ले लीजिएगा, यानी कि 3 बार माइनस का सिंबल लीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, 3 बार माइनस। और जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके सामने एक रेडीमेड लाइन आ जाएगी, 1 2 3। बिना MS पढ़े हुए आप MS वर्ड सीखना शुरू कर देंगे। 1 2 3 3 बार, क्योंकि एक बार माइनस होता है, दूसरी बार गलती हो गई, तीसरी बार जानबूझ करके कर रहे हैं, इसका मतलब आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पता चल गया कि आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। दूसरी ट्रिक, माइनस को शिफ्ट के साथ लीजिए, 1 2 3, 3 बार लेंगे, ये एक सिंगल लाइन हो जाएगी, थोड़ी सी डार्क थिक, ये देखिए। और बस आप अपना पैराग्राफ लिख लीजिए। मैंने एक पैराग्राफ लिखा, राइट, और पैराग्राफ के बाद मुझे लाइन चाहिए, मैंने वहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी है। तो मैंने क्या किया, शिफ्ट के साथ 3 बार माइनस और मेरी लाइन ड्रॉ हो गई, देखिए। तो ये हमारी इसमें दूसरी ट्रिक है, बिना MS वर्ड पढ़े आप अपना बेसिक कंप्यूटर कवर करने लगेंगे। ट्रिक 2, यानी कि 3 बार अंडरस्कोर का इस्तेमाल कीजिए, जिसको आप शिफ्ट माइनस लेते हैं। ट्रिक नंबर 3, 3 बार टाइल्ड का इस्तेमाल कीजिए। ये जो हमारा टिल्ड कह सकते हैं, टिल्ड ले लीजिए और ये आपको मिल जाएगा आपकी स्क्रीन पर, आपके एस्केप बटन के आगे। और ये मीटिंग खत्म होने वाली है, 1 2 3, और ये आपके लिए जिगजैग लाइन ड्रॉ कर देगा। तो ये चैप्टर मैं परसों आपको पढ़ाऊंगा। एक टिल्ड लाइन ड्रॉ हो गई। आज की क्लास सिर्फ इतनी रहेगी। आई होप आपने एंजॉय किया क्लास को। तो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। आई विल सी यू ऑन मंडे। सो बाय बाय फॉर नाउ। तारा, ओके सर, गुड इवनिंग सर। ciao, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू। सर असाइनमेंट एक बार दोबारा